Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is chapter number 14 macromolecule, and in this lecture we will discuss the third type of carbohydrate polysaccharide. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी दो टाइप्स कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स, और इस लेक्चर के अंदर हम थर्ड टाइप्स को डिस्कस करेंगे विच इज़ द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पोलीसेकेराइड्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स हम जानते हैं दीज आर द पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. या तो ये पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर ये पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं. ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, और इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है क्योंकि इनका ओवरऑल हम एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो क्या होता है, CH2ON. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स मीन अगर आपके पास सिंगल या सिंपल यूनिट्स मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, सिंपल मज़ीद कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं चेंज किया जा सकता, तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं. सिंगल यूनिट्स मौजूद होते हैं. मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एलोज, ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है, जिनको हमने डिस्कस किया था कि ये या तो पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पोलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होता है इनके अंदर. तो इसके बाद आते हैं हमारे पास ओलिगोसेकेराइड. जब मोनोसेकेराइड्स आपस में लिंक होते हैं तो इनसे क्रिएट होते हैं ओलिगोसेकेराइड. या हम ये कह सकते हैं कि ओलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर 2 से 9 मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पे प्रोड्यूस होते हैं. हाइड्रोलिसिस मीन इफ वी ऐड द वाटर एंड इट विल ब्रेक डाउन अ कम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू इट्स यूनिट्स. एंड थर्ड टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, दैट इज़ द पोलीसेकेराइड्स. पोली मीन मैनी. जो वर्ड पोली है इसका मतलब होता है मैनी, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि पोलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें मोर देन 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मौजूद होंगे. 9 तक हों तो उनको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे, लेकिन अगर 9 से भी ज़्यादा, मोर देन 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हों ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को पोलीसेकेराइड कहा जाता है. और पोलीसेकेराइड जो है ये नेचुरली एग्जिस्टिंग पॉलीमर हैं, ये नेचर के अंदर मौजूद होते हैं और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं. और ओलिगोसेकेराइड की तरह मोनोसेकेराइड यूनिट्स पोलीसेकेराइड्स के अंदर किसके थ्रू कंबाइन होते हैं, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. मोनोसेकेराइड यूनिट्स के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मौजूद होता है. एग्जाम्पल ऑफ पोलीसेकेराइड्स में आती हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रन. अच्छा, काइटन भी इसी की एग्जाम्पल है जो फंजाई के अंदर मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट. तो ये पोलीसेकेराइड्स की एग्जाम्पल हैं. अच्छा, स्टार्च एंड सेलुलोज की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H10O5 एंड n नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे ये वाले. तो ये जो फार्मूला है इन दोनों के लिए है, स्टार्च के लिए भी और सेलुलोज के लिए भी. तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलीसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की. तो पोलीसेकेराइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स हम क्लासीफाई करते हैं. दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासीफाई करते हैं इनटू होमोपोलीसेकेराइड्स एंड हेट्रोपोलीसेकेराइड्स. होमो मीन इफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर सेम. अगर एक ही तरह के मोनोसेकेराइड यूनिट्स मौजूद हैं, जैसे सिर्फ ग्लूकोज है या सिर्फ ग्लैक्टोज है या सिर्फ फ्रक्टोज ही मौजूद है, सेम टाइप ऑफ यूनिट्स हैं, तो ऐसे जो पोलीसेकेराइड्स होंगे उन्हें कहेंगे होमोपोलीसेकेराइड. और हेट्रो मीन डिफरेंट. अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में कंबाइन हों तो जो न्यू पोलीसेकेराइड क्रिएट होगा इसको हम हेट्रोपोलीसेकेराइड कहेंगे. अच्छा, फर्दर इनको हम 2 कैटेगरीज में मज़ीद क्लासीफाई करते हैं, होमो को भी और हेट्रो को भी. अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड. अनब्रांच्ड को हम लीनियर फॉर्म भी कहते हैं और ये हमारे पास आ गई ब्रांच. अनब्रांच या लीनियर फॉर्म का मतलब है अगर मोनोसेकेराइड यूनिट वन आफ्टर द अदर एक दूसरे के साथ एक चेन में अटैच हो, सीधा एक लिंकेज बन रहा हो, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं लीनियर टाइप ऑफ पोलीसेकेराइड. और अगर कहीं कहीं पे लीनियर फॉर्म के अंदर ब्रांचेस भी क्रिएट हो रही हो, फर्दर अटैचमेंट हो रही हो एक न्यू चेन की,
तो इस तरह हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है पॉलीसेकेराइड का, उसे हम ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एक बार हम फिर इधर डिस्कस कर लेते हैं। ओलिगोसेकेराइड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्रिएट होता है। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल होता है एक शुगर का मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोक्सिल है क्योंकि डाउन साइड पे शो किया गया है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरी शुगर के सामने वाले एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सामने आता है जब, तो एक साइड से H रिमूव होगा, दूसरी साइड से OH रिमूव होगा, ये बन जाएगा वाटर। और वाटर की स्प्लिटिंग के बाद हमारे पास ये दोनों ग्लूकोज के सब यूनिट्स हैं या जो भी हमारे पास मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कैसे कंबाइन होंगे? यहाँ से इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो गया है और यहाँ से इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बन जाएगा COC लिंकेज, ईथर लिंकेज एक तरह से। लेकिन यहाँ दो रिंग्स अटैच हो रही हैं, ठीक है। ये रिंग के जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन्स को शो कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कार्बन नहीं लिख रहे, जस्ट कॉर्नर जो है ये भी कार्बन के नंबर को शो कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये हमारे पास मोनोसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर दिया गया। और जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये जो लिंकेज बनता है COC लिंकेज, ठीक है, इस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड दिस इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, हम पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे तो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज स्टडी करेंगे। तो पहले ही हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में हमारे पास फर्स्ट टाइप आती है अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा लिंकेज। अल्फा लिंकेज कब क्रिएट होता है? जब एक मोनोसेकेराइड जो है उसके कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच है वो ऑन द ऑपोजिट साइड टू द 6 कार्बन, ये जो कार्बन नंबर 6 है ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये है कार्बन नंबर 6 और ये है कार्बन नंबर 1। इसके साथ वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अगर हम शो करें तो ये अगर डाउन साइड पे मौजूद हो, ठीक है, अपर साइड पे हाइड्रोजन और नीचे की तरफ हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, तो देन हमारे पास अगर ये ग्लूकोज किसी और ग्लूकोज के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड डाउन साइड पे शो होगा, नीचे की तरफ इसको शो करेंगे। तो इस तरह के लिंकेज को हम कहते हैं अल्फा लिंकेज। अल्फा लिंकेज तब क्रिएट होगा जब ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म मौजूद हो? अल्फा एनोमेरिक फॉर्म हो। अल्फा फॉर्म में मैं पहले भी आपको बताया था कि अल्फा फॉर्म में कार्बन नंबर 1 के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये 6 वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑपोजिट साइड पे होता है, यहाँ डाउन साइड पे रिटर्न होता है। तो ये जब लिंकेज क्रिएट करता है तो इस तरह का बॉन्ड क्रिएट होता है, इसे हम कहते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये यहाँ पे दोनों अल्फा फॉर्म ली गई हैं ग्लूकोज की, तो इनके दरमियान अल्फा लिंकेज क्रिएट होगा। सेकेंड जो लिंकेज की टाइप है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वो है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तब बनेगा जब हमारे पास बीटा कोई भी फॉर्म मौजूद हो, ग्लूकोज की भी हो सकती है, यहाँ ग्लैक्टोज की शो की हुई है। तो बीटा फॉर्म के अंदर क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है और कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड पे हो या अपर साइड पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और ये किसी सामने वाले ग्लूकोज या ग्लैक्टोज यूनिट है यहाँ पे जो भी मोनोसेकेराइड है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए, तो देखें ये वाला पहले वाला कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ऊपर नीचे रोटेट हो सकता है, लेकिन ये जो कार्बन नंबर 5 है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इसी जगह पे फिक्स है, तो ये यहाँ पे ही रहेगा। अब जो बॉन्ड बनेगा ये किस तरह से बनेगा? एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, अगले यूनिट का ये वाला कार्बन नंबर 4 का सॉरी, ये जो 4 है कार्बन नंबर, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन साइड है। तो इस तरह से ये लिंकेज यूं क्रिएट होगा, इसे हम कहते हैं बीटा लिंकेज। या अगर हम इसको शो करें ना तो इसको अपर साइड पे शो करेंगे। तो इस तरह के लिंकेज को हम बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं जब हमारे पास बीटा एनोमेरिक फॉर्म मौजूद हो ग्लूकोज की, ग्लैक्टोज की या किसी भी मोनोसेकेराइड की, और वो लिंकेज क्रिएट करे 1 to 4 लिंकेज क्रिएट करे किसी और मोनोसेकेराइड यूनिट के साथ, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे बीटा एनोमेरिक फॉर्म की वजह से इसे बीटा लिंकेज कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, लिखा हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये डी क्यों लिखा हुआ है? डी का क्या मतलब होता है? इन द नेचर अगर हम डिस्कस करें तो ग्लूकोज की 2 फॉर्म पाई जाती हैं जिनमें से डी फॉर्म ज़्यादा कॉमन है। फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो डी फॉर्म क्या है? इफ़ द सेकेंड लास्ट कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ या कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, ये राइट साइड पे हो,
तो इस फॉर्म को हम डी फॉर्म कहते हैं या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करती है। इसी तरह एल फॉर्म कौन सी है, अगर ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 5 का लेफ्ट साइड पे रिटर्न हो तो इसको लीवो रोटेटरी कहा जाता है या एल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ ये जो डी या एल लिखा हुआ है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसकी डायरेक्शन किस रोटेशन में रोटेट करेगा या आइसोमर, उसकी बेस पे है। और ये ज़्यादातर किस फर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है, कौन सा डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान में, जो सेकेंड लार्ज हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डी वाले का राइट साइड पे ही मौजूद होता है, लेकिन एल फॉर्म में ये लेफ्ट साइड पे होता है। और नेचर में ज़्यादातर डी फॉर्म मौजूद है, तो इस वजह से आपको ज़्यादातर ग्लूकोज के साथ डी फॉर्म ही, डी ग्लूकोज ही लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, जब ये रिंग बनती है ना, तो रिंग बनाते हुए क्या होता है, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे होते हैं वो रिंग के आपके पास जितने भी राइट साइड पे ना, ये रिंग के बाहर आएंगे, और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो रिंग के अंदर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले आप देखें राइट साइड पे कौन से हैं, ग्लूकोज का, दोनों ग्लूकोज का जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या थर्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ये दोनों का लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, तो ये रिंग के अंदर आएगा। ठीक है, और बाकी सारे जो देखें आप, डी वाले के सारे बाकी जो हैं वो राइट साइड पे मौजूद हैं, ये सारे रिंग से बाहर आएंगे। लेकिन एल फॉर्म का कार्बन नंबर 5 का जो है ये भी किस साइड पे मौजूद है, राइट लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो इसको भी लिखते हुए जब आप रिंग बनेंगे ना, तो आप कैसे शो करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये सारे राइट वाले हैं, ये थर्ड लेफ्ट वाला है, ये अंदर साइड पे आ गया। ठीक है, इसी तरह ये कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 में आप जब आप अपोज करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है कि एल फॉर्म को लिखते हुए ये CH2OH इनसाइड लिखेंगे हम 6 पोजीशन वाला, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 को OH दरअसल बॉन्ड बना लेता है। जब वो बॉन्ड बनाएगा तो डी फॉर्म के अंदर ये CH2OH कार्बन नंबर 6 वाला आउटसाइड द रिंग आएगा, और अल्फा फॉर्म के अंदर, अल्फा एल फॉर्म के अंदर ये इनसाइड द रिंग आएगा। ठीक है, तो ये डी और एल जो है ये डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेकंड लास्ट कार्बन, कोई भी जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उसकी पोजीशन के बेस पे हम यहाँ पे शो करते हैं कि उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड पे मौजूद है तो उसको हम कहते हैं डी फॉर्म, और अगर लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो उसे हम कहते हैं एल फॉर्म। और वैसे ये जो वर्ड हैं, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो एंड एल स्टैंड फॉर लीवो। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इन कंट्रास्ट टू मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड को हमने डिस्कस किया था कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और उनके बरक्स अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की तो ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, कोई 3 डायमेंशनल शेप मौजूद नहीं होती, पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये प्रॉपर्टी भी मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड से कंट्रास्ट में आ रही है, क्योंकि ये पानी के अंदर अगर डिज़ोल्व किए जाएं तो ये पानी में सॉल्युबलाइज नहीं होते, और अगर हम मोनोसेकेराइड की बात करें तो वो सॉल्युबल होते हैं, और ओलिगोसेकेराइड जो हैं वो पार्शली, या ये कह सकते हैं कि किसी हद तक सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन पॉलीसेकेराइड टोटली इनसॉल्युबल होंगे वाटर के अंदर। टेस्ट की बात करें तो पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, इनको नॉन शुगरस कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, और दे आर द फॉर्म ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट, या आप ये कह सकते हैं कि लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। जब भी हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी स्टोर होती है, इसको दोबारा अगर हम हाइड्रोलिसिस में यूनिट्स को अलग करते हैं तो वही एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दोबारा रिलीज़ होती है। ठीक है, और इसको हम ATP फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते होते हैं। तो एक तरह से जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, दीज आर द स्टोर ऑफ एनर्जी, एंड दीज आर आल्सो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द सेल। सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हम स्टार्च की बात करें, सेलुलोज की बात करें, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सेल्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, दैट आर मेनली पॉलीसेकेराइड्स इन द नेचर। स्टार्च की बात करें अगर हम, तो स्टार्च एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज मौजूद होती है। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसके अंदर अल्फा लिंकेज क्रिएट हो रहा होता है ग्लूकोज की डी फॉर्म्स के दरमियान में, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है, ये नेक्स्ट मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 4 है, तो इनके 1 और 4 कार्बन के दरमियान अल्फा 1 to 4 लिंकेज है। 1 to 4 लिंकेज इस वजह से क्योंकि फर्स्ट जो मोनोसेकेराइड है उसका कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है,
और जो सेकंड मोनोसेक्राइड है इसका कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व है। और लिंकेज जो है ये अल्फ़ा है, क्योंकि ये हमारे पास ग्लूकोज की एनोमेरिक फॉर्म जो अल्फ़ा एनोमेरिक फॉर्म है, जिसमें ऑपोजिट साइड होते हैं 6 कार्बन और फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। तो दैट्स वाई दिस लिंकेज इज कॉल्ड अल्फ़ा 1 to 4 linkage. And molecular formula of the starch is C6H10O5 and n number of units होंगे हमारे पास, तो इस वजह से हम ओवरऑल इसके साथ n लिखेंगे। प्लांट का स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है स्टार्च। प्लांट के अंदर बेसिकली जिस रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बनती है ग्लूकोज, जो कि मोनोसेक्राइड्स हैं, और ग्लूकोज से ही प्लांट्स बाकी सारे कंपाउंड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स सिंथेसाइज करते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, जो एनर्जी प्रोडक्शन के बाद और सिंथेसिस मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद बच जाती है प्लांट्स के अंदर, उसको स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं ग्लूकोज के, और अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज क्रिएट हो जाता है उनके अंदर। तो ये एक तरह से प्लांट का स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है। दोबारा जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और अगर फोटोसिंथेसिस टाइम पे नहीं हो रही, तो इस मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से भी एनर्जी क्रिएट की जा सकती है। और इसके साथ साथ जब हम प्लांट्स को ईट करते हैं तो बेसिकली हमें कौन सा पॉलीसेकेराइड्स मिल रहा है अपनी फूड के अंदर? प्लांट सोर्स से स्टार्च। सो दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अक्रंस की बात करें तो इट इज प्रेजेंट द प्लांट्स, वीट, मेज, राइस, पोटैटोज, बार्ले, ठीक है, इन सब के अंदर ये मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज द नॉट प्योर कंपाउंड। स्टार्च एक प्योर कंपाउंड नहीं है, मतलब इसमें किसी एक तरह का लिंकेज मौजूद नहीं होता। ये दो तरह की फॉर्म होती हैं, उनके कम्बिनेशन से बनता है। फर्स्ट इज अमाइलोज एंड सेकेंड इज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या है? अगर ग्लूकोज के सब यूनिट्स आपस में सीधी चेन में लिंक हो रहे हैं, ठीक है, अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज बन रहा है, जस्ट अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज क्रिएट होने से ये स्ट्रेट चेन बनेगी, ठीक है, जो लीनियर फॉर्म बनेगी, इसे हम कहते हैं अमाइलोज। और अगर इस लीनियर चेन के साथ कहीं कहीं पे अल्फ़ा 1 to 6 का मतलब है फर्स्ट मोनोसेक्राइड का कार्बन नंबर 1 एंड नेक्स्ट जो दूसरा मोनोसेक्राइड है उसका कार्बन नंबर 6 अगर आ जाए, तो ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे ब्रांचिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो ब्रांच पॉलीमर है दैट इज अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, जहाँ पे लीनियर चेन के साथ साथ कहीं पे ब्रांचिंग भी मौजूद है। तो इन दोनों की ओवरऑल कम्बिनेशन से बनती है स्टार्च। ये दोनों मौजूद होते हैं। और अगर इनकी परसेंटेज की बात करें तो स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की परसेंटेज है, अमाइलोज 10 से 20% प्रेजेंट होती है और अमाइलोपेक्टिन 80 to 90% प्रेजेंट होती है। फर्दर हम इन डिटेल में डिस्कस करते हैं अमाइलोज को और अमाइलोपेक्टिन को। तो अमाइलोज क्या है? अमाइलोज इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। होगी इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज ही, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स ही होते हैं और यही आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, लेकिन लिंकेज डिफरेंट होगा और ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। सेकंड प्रॉपर्टी ये है अमाइलोज की। अमाइलोज में स्ट्रेट चेन, लीनियर चेन बन रही होती है, सिर्फ 1 to 4 लिंकेज बन रहा होता है ग्लूकोज के अल्फा डी फॉर्म के दरमियान में। और स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दिस इज आल्सो अल्फा डी फॉर्म। सबका हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन साइड पे शो किया गया, एच ऊपर है ना, तो ऑटोमेटिकली OH जो है वो डाउन साइड पे था। तो ये सारी फॉर्म जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्म है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे ये शो किया गया है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है ना, तो ये OH डाउन साइड पे है। जब आगे लिंकेज क्रिएट करेगा तो ऐसे लिंकेज जो होता है इसे अल्फा लिंकेज कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे अमाइलोज के अंदर ये जो कार्बन नंबर 1 है और नेक्स्ट का कार्बन नंबर 4, ये आपस में लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं और जस्ट जो लिंकेज बन रहा है ये बन रहा है अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज, ठीक है। अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज के ज़रिए आपस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, तो स्ट्रेट चेन बनती चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें तो ये जो 4 वाला है ये पीछे किसी 1 के साथ कंबाइन हो सकता है और इसी तरह ये 1 जो है ये आगे किसी और 4 के साथ कंबाइन हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये सेंटर में n लगा के शो कर दिया है कि यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 1 to 4 लिंकेज मौजूद होगा। इसे अमाइलोज कहते हैं। 10 to 20% स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोज की वजह से होता है। नेक्स्ट, अगर हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को टेस्ट करना चाहें तो इनको सेपरेट किया जा सकता है। एक सॉल्युबल है वाटर के अंदर, दूसरी इनसॉल्युबल होती है। और अगर हम इनको टेस्ट करें
तो केमिकली टेस्ट इनका आयोडीन सोल्यूशन के साथ किया जाता है। अमाइलोज आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू कलर प्रोड्यूस करती है, डीप ब्लू कलर। और आप अगर आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं किसी स्टार्च स्ट्रक्चर के अंदर, अमाइलोज अगर हम लेते हैं और उसमें हम आयोडीन के ड्रॉप्स ऐड करेंगे आयोडीन सोल्यूशन के, तो आपके पास डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अमाइलोपेक्टन इज द सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द स्टार्च। और 60 to 80 आप ये कह सकते हैं 80 to 90% ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि अमाइलोपेक्टन की वजह से स्टार्च का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ये ब्रांच्ड पॉलीमर है, पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है और इसके अंदर दो तरह के लिंकेज होते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 टाइप्स के होगा अल्फा लिंकेज ही, लेकिन 1 to 4 भी होगा और 1 to 6 लिंकेज भी होगा। अब 1 to 4 लिंकेज कैसे बनेगा और 1 to 6 लिंकेज कैसे बनेगा, यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन शो की गई है। ये ब्रांच पॉलीमर होता है और इसमें ब्रांचिंग क्रिएट होती है बाय अल्फा 1 to 6 लिंकेज, क्योंकि 1 to 4 से तो स्ट्रेट चेन बनती है, पीछे भी हमने अमाइलोज में डिस्कस किया था। अच्छा, 1 to 6 लिंकेज क्या है, यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। ये है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। इसमें ये जो नीचे लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सारे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। मोनोसेक्राइड जो है हमारे पास ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डाउन साइड पे ये लिंकेज बन रहा है, तो इस लिंकेज को हम कहते हैं अल्फ़ा लिंकेज। ठीक है, अब इस अल्फ़ा लिंकेज में अगर आप देखें तो ये लिंकेज किसके दरमियान बन रहा है, 1 कार्बन के दरमियान में और कार्बन नंबर 4 नेक्स्ट मोनोसेक्राइड का। इसी तरह कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4। तो ये जो लीनियर चेन के अंदर हमारे पास लिंकेज है ना, इसे कहते हैं 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इससे लीनियर चेन क्रिएट हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अपर साइड पे अगर हम देखें तो एक और लिंकेज नज़र आ रहा है। ये लिंकेज देखें तो इसकी बेसिस क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो मोनोसेक्राइड है इसका ये है कार्बन नंबर 1। ठीक है, और नीचे वाला जो हमारे पास इस चेन का मोनोसेक्राइड है, ये जो ग्लूकोज है, इसका कार्बन, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास ये बन रहा है कार्बन नंबर 6। ठीक है, ये कार्बन नंबर 6 आएगा। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये सॉरी ये वाला नहीं, हमारे पास ये कार्बन नंबर 6 है, ये वाला कार्बन ऊपर वाला। ठीक है, ये जो कॉर्नर शो किया गया दरअसल यहाँ पे CH2OH होता है ना, तो ये वाला जो OH है कार्बन नंबर 6 का, ये ऊपर किसी और मोनोसेक्राइड के फर्स्ट वाले कार्बन के OH के साथ अगर बॉन्ड बना ले तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 6, तो जो लिंकेज क्रिएट हो रहा है इसे हम कहेंगे अल्फा 1 to 6 लिंकेज। ये कार्बन नंबर 1 है, ये है हमारे पास 6 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे लिंकेज कौन सा बन रहा है, क्योंकि सारी फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज की ही हैं, तो इस वजह से अल्फा लिंकेज ही होगा। लेकिन पोजीशन क्या होगी, पोजीशन हम शो करेंगे, कार्बन की पोजीशन शो करें जिन दोनों कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। फर्स्ट मोनोसेक्राइड जो है उसका कार्बन नंबर 1 है और जो नेक्स्ट है हमारे पास चेन का हिस्सा है उसका कार्बन नंबर 6 है। ठीक है, जो रिंग से बाहर होता है उस कार्बन के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है तो इस लिंकेज को कहा जाता है अल्फा 1 to 6 लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर दो तरह के लिंकेज मौजूद होते हैं। ठीक है, एक लिंकेज होता है 1 to 4 जिससे स्ट्रेट चेन बन रही होती है और इस चेन के अंदर ब्रांचिंग क्रिएट होती है बाय द 1 to 6 लिंकेज। और ये जो अल्फा 1 to 4 और 1 to 6 लिंकेज हैं, इससे स्ट्रक्चर बनता है अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोपेक्टिन का अगर आयोडीन सोल्यूशन के साथ टेस्ट किया जाए तो इसके साथ कोई स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस नहीं होता, मीन कलर चेंज नहीं आएगा। देन आता है यूजेस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के यूजेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च कोटिंग एंड साइजिंग ऑफ पेपर के लिए यूज़ होती है। जब पेपर बनता है तो उसको स्टिफनेस देने के लिए या उसको स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए उसके ऊपर एडिसिव के तौर पे ये जो प्रोसेस होता है एडिशन का, इसको हम साइजिंग कहते हैं, तो इसको कोट किया जाता है स्टार्च के साथ ताकि उसके अंदर स्टिफनेस या आप ये कह सकते हैं एक तरह से सख्त से हो जाए पेपर, तो इसके लिए भी यूज़ होता है। और इन लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में जब हम वॉश करते हैं कपड़ों को तो कपड़ों के अंदर भी स्टिफनेस क्रिएट करने के लिए स्पेशली कॉटन वगैरह के अंदर हम स्टार्च अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टार्च के सोल्यूशन को लिया जाता है ताकि स्टिफनेस या एक तरह से एक स्मूथ लुक जो है वो कपड़ों के अंदर क्रिएट की जा जाए। एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल। अच्छा, ग्लूकोज यूनिट्स के अंदर मौजूद होते हैं या हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है तो ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, इससे ग्लूकोज बनाई जा सकती है बाय हाइड्रोलिसिस। एंड इसी से इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाई जा सकती है, तो इथाइल अल्कोहल भी हम स्टार्च से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेलुलोज।
सेकेंड पॉलीसेकेराइड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेलुलोज। सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे हम किस लिंकेज की बात कर रहे हैं? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये लिंकेज तब बनता है जब आपके पास बीटा फॉर्म मौजूद होती है। बीटा फॉर्म कब होगी? मैं स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज की रिंग में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द अपर साइड ऑफ रिंग है और ये जो 6 कार्बन होता है इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सेम साइड पे मौजूद है, ठीक है। H नीचे है, OH ऊपर है। तो जब ये अपर साइड पे OH मौजूद होता है फर्स्ट कार्बन वाला, तो ये जो एनोमेरिक फॉर्म बनती है इसे हम कहते हैं बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये जो बीटा डी ग्लूकोज है इसके कम्बिनेशन से जब ये यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगे तो इनके कम्बिनेशन से हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड क्रिएट होता है, इस पॉलीसेकेराइड को कहा जाता है सेलुलोज, ठीक है। वुड की अगर हम बात करें तो वुड जो है 50% सेलुलोज होती है, मोर देन 50%। कॉटन इज 99% सेलुलोज और 100 मिलियन टन्स ऑफ सेलुलोज होते हैं ईच ईयर प्रोड्यूस होते हैं नेचर के अंदर। अगर हम पॉलीसेकेराइड्स में से सबसे अबंडेंट पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन द नेचर। और ये ना सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होता है बल्कि मैरीन एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर किया गया है शो। सेलुलोज फाइबर्स, वुड का पार्ट हम ले लें या लीव्स का पार्ट ले लें तो उसके अंदर मौजूद होती हैं। पहले मैक्रोफिब्रल्स होंगी, फिर माइक्रोफिब्रल्स होंगी। और इन माइक्रोफिब्रल्स के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो ये दरअसल क्या है? ग्लूकोज के सब यूनिट्स हैं जो आपस में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है बीटा लिंकेज के जरिए ज्वाइन हो रहे हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक तो ये लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, अनब्रांच पॉलीमर है एंड इट इज़ आल्सो अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में हमारे पास यहाँ पे बीटा लिंकेज क्रिएट हो रहा होता है, ग्लूकोज की बीटा एनोमेरिक फॉर्म होगी। अच्छा, यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये लिंकेज शो किया गया है। मैं आपको यहाँ पे इसके अंदर ये डिस्क्राइब करती हूँ इसी स्ट्रक्चर के अंदर, या यहाँ पे हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है कार्बन नंबर 1, ठीक है। कार्बन नंबर 1 की तरफ बॉन्ड ऊपर की तरफ शो किया गया है, ठीक है। और ये है कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 एंड 4 के दरमियान अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 का अपर साइड पे मौजूद हो तो जब ये कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये बॉन्ड पहले भी मैंने आपको बताया था, ये बॉन्ड किस तरह से क्रिएट होगा। जैसे यहाँ से OH रिमूव कर दूँ, ठीक है, ये OH रिमूव हो गया। और यहाँ से अगर मैं H रिमूव कर दूँ तो ये H के रिमूवल के बाद जब ये बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे इस बॉन्ड को हम शो करेंगे इस तरह करके, ये यूँ भी शो किया जाता है। और समटाइम हम इसको किस तरह से शो कर लेते हैं, अपर साइड पे इस तरह करके भी शो किए जाते हैं। तो ये बॉन्ड अगर यूँ मौजूद हो इस तरह से या इस तरह का बॉन्ड बन रहा हो तो ऐसे बॉन्ड को हम बीटा लिंकेज कहते हैं। और अगर डाउन साइड पे बॉन्ड हो इस तरह का तो उसे हम अल्फा लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज के स्ट्रक्चर के अंदर बीटा 1 to 4 लिंकेज मौजूद होता है। मैं पोजीशन भी आपको बता देती हूँ, 1 to 4, ठीक है, क्योंकि लीनियर है ये, तो बीटा 1 to 4 लिंकेज होगा। मीन जो ग्लूकोज का फर्स्ट सब यूनिट है, यहाँ पे हम देखें इसका कार्बन नंबर 1 और नेक्स्ट का कार्बन नंबर 4 आपस में बीटा लिंकेज से ज्वाइन है, ठीक है। क्योंकि जो एनोमेरिक फॉर्म यहाँ पे ली है हमने वो कौन सी फॉर्म है? बीटा फॉर्म। तो इस तरह जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं बीटा 1 to 4 लिंकेज। और इससे जो पॉलीसेकेराइड क्रिएट होगा इस पॉलीसेकेराइड को सेलुलोज कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलोज की बात करें तो इट इज़ अ कलरलेस एंड इट इज़ अ अमॉर्फस सॉलिड। ये कलरलेस होता है, अमॉर्फस सॉलिड है बिकॉज इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होता। जैसे हम कॉटन की बात करें, इट कैन सोक वाटर बट ये सोल्यूबलाइज नहीं होता वाटर के अंदर। इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, अगर हम इसको हीट करें तो ये डिकम्पोज हो जाता है अपने ही मोनोसेकेराइड यूनिट्स के अंदर। एंड इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट आते हैं यूजेस ऑफ सेलुलोज की। इससे हम फाइबर बनाते हैं, ठीक है। फाइबर्स के साथ साथ फाइबर को आगे हम एज क्लॉथिंग या किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते होते हैं, ठीक है। वुड्स वगैरह जो हैं उससे हम अपने फर्नीचर्स वगैरह ये सारा कुछ बनाते हैं। इसी तरह कॉटन से ड्रेसेस और बाकी मटेरियल बनाया जाता है। तो इसी तरह इसको एज अ फूड भी यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। तो प्लांट्स का स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, तो प्लांट्स को हम फूड के तौर पे लेते हैं, तो ये हमारा एज अ फूड कंपोनेंट भी है। इसके साथ साथ इट स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस।
अच्छा, इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस को ये स्टिमुलेट करता है। पेरिस्टालसिस क्या होती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो माउथ से लेकर एनस तक एक मूवमेंट होती है जिससे फूड को डाउनवर्ड पुश किया जाता है बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। इस मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहा जाता है। और इंटेस्टाइन में जाके ये थोड़ी बहुत मूवमेंट जब स्लो डाउन हो जाती है ना, तो अगर हम अपनी फूड के अंदर ले रहे हैं सेलुलोज, तो ये इस इंटेस्टाइनल मूवमेंट को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, पेरिस्टालसिस को मज़ीद फास्ट कर देता है। अगर सेलुलोज की बात करें तो ये ह्यूमन के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। वजह क्या है इसकी? बिकॉज ह्यूमन के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम सेलुलेज, ठीक है, ये मौजूद नहीं होता। तो सेलुलोज जो है उसको डाइजेशन ह्यूमन के अंदर नहीं हो सकती। तो सेलुलेज क्या है? सेलुलेज ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कराता है, उसकी ब्रेकडाउन कराता है इनटू ग्लूकोज सब यूनिट्स। तो ये एंजाइम ह्यूमन में मिसिंग होता है। ग्लाइकोजन, थर्ड पॉलीसेकेराइड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोजन। एंड इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज कंपाउंड एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर मौजूद होता है, इसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। एंड इट इज़ आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे भी ग्लूकोज सब यूनिट्स ही मौजूद होते हैं, आपस में लिंक होते हैं और लिंकेज के बाद एक स्टोरेज प्रोडक्ट बनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल एक पॉलीमर क्रिएट करते हैं। इस पॉलीमर को ग्लाइकोजन कहते हैं। ये आपके पास ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में एक स्टोरेज कंपाउंड है, तो इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। अक्रंस की बात करें तो बॉडी में स्टोरेज यहाँ कहाँ पे होता है? जब हम फूड लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में लें, मोनोसेकेराइड की फॉर्म में लें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल उससे एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज इज़ द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, मोनोसेकेराइड जो हमारी बॉडी में, जिससे एटीपी ड्राइव की जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बच जाता है उसको बॉडी स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और स्टोरेज कहाँ पे किया जाता है? लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ ये फंजाई के अंदर भी मौजूद होता है, जैसे मशरूम के अंदर और यीस्ट के अंदर भी जो स्टोरेज प्रोडक्ट है ग्लूकोज का, या स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हम बात करें तो वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है ग्लाइकोजन के अंदर। अगेन लिंकेज वही होगा, इसमें 1 to 4 और 1 to 6 लिंकेज मौजूद होता है। अल्फा लिंकेज होगा, अल्फा 1 to 4 और अल्फा 1 to 6। और लेकिन आप ये फ़र्क जस्ट ये कह सकते हैं कि अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग कम होती है और उसकी निस्बत ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये नीचे स्ट्रक्चर शो किया गया ग्लाइकोजन का, ठीक है। ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे ये देखें, ये है 1 to 4 लिंकेज और ये अल्फा लिंकेज है, क्योंकि ये इस तरह करके डाउन साइड पे शो किया गया। अगर ये ऐसे बना होगा तो इसका मतलब है ये बीटा लिंकेज है, ठीक है। और अगर ये डाउन साइड पे ऐसे बना होगा तो इसका मतलब है ये अल्फा लिंकेज है। तो ये अल्फा एनमेरिक फॉर्म के दरमियान में ये लिंकेज बन रहा है और ये 1 to 4 लिंकेज है। कार्बन नंबर 1 फर्स्ट मोनोसेकेराइड का, सेकेंड का कार्बन नंबर 4 आपस में कंबाइन हो रहे हैं और यही लिंकेज जो है यहाँ पे चल रहा है। तो ये है अल्फा 1 to 4 लिंकेज, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे सेकेंड लिंकेज भी मौजूद है, ये है 1 to 6। ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 6, ठीक है। ये जो रिंग के बाहर मौजूद है, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के दरमियान में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है बाय रिमूवल ऑफ वाटर, तो जो लिंकेज क्रिएट होता है इसे हम कहते हैं अल्फा 1 to 6 लिंकेज, ठीक है। अल्फा इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन साइड पे था, तो इस वजह से हम यहाँ पे अल्फा 1 to 6 लिंकेज कहेंगे। और अल्फा 1 to 6 लिंकेज होता है या 1 to 6 लिंकेज हमेशा जहाँ पे भी होगा इसकी वजह से ब्रांचिंग क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस आप फ़र्क ये कहेंगे कि अमाइलोपेक्टिन की निस्बत स्टार्च के अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा होती है। एंड ग्लाइकोजन इज़ आल्सो स्टोरेज कंपाउंड दैट इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल। स्टार्च प्लांट्स के अंदर स्टोरेज कंपाउंड है और ग्लाइकोजन इज़ द स्टोरेज कंपाउंड इन द एनिमल्स। थैंक यू सो मच।